आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के अंदर हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। एनसीईआरटी का जिनके पास पुराना वाला बुक होगा ये चैप्टर नंबर आपका 3 होगा उसमें, और जिनके पास एनसीईआरटी का नया वाला बुक है हिस्ट्री का उसमें चैप्टर नंबर आपका ये 2 हो चुका होगा। ठीक है, तो चैप्टर मतलब कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि आपके पास नया वाला बुक है या पुराना वाला बुक है वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आपका चैप्टर बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बेसिकली शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के अंदर बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक और एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर आपका हिस्ट्री के अंदर। चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। यह चैप्टर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चैप्टर है आप लोगों का भी, और सीबीएसई भी इसके ऊपर विशेष नज़र रखता है क्योंकि इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही। और ये चैप्टर ना बाकी हिस्ट्री चैप्टर से, हिस्ट्री के जो बाकी आपके चैप्टर हैं उनमें से बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि आपका जो बाकी चैप्टर है हिस्ट्री के अंदर वो यूरोप के बारे में बात करता है, अलग अलग कंट्री के बारे में बात करता है, लेकिन ये पूरी तरीके से आपके इंडिया के बारे में ही बात करता है। और इसमें जो नाम भी इस्तेमाल होंगे आप गौर करेंगे कि वो सारे के सारे नाम भी आपका इंडियन होगा। हाँ, बीच में कहीं कहीं पर एक दो इंसान का ऐसा नाम आ जाएगा जो कि ब्रिटिश के ऑफिसर रहे हैं इंडिया में उस समय पे, उसका भी नाम आ जाएगा, लेकिन उच्चारण करना बड़ा ही आसान रहेगा। तो मोटा मोटी ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि चैप्टर का ये हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर आपका 2 नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत मज़ेदार भी है। तो हम लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इसका बहुत अच्छा खासा वेटेज सीबीएसई में रहता है, अच्छा खासा क्वेश्चन इससे आता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, इसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड है उसको समझ लेते हैं, नेशनलिज्म, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि इस चैप्टर का मतलब है क्या। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेशनलिज्म का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड टुवर्ड्स द कंट्री इज कॉल्ड नेशनलिज्म। यानी कि अपने देश के प्रति प्यार का भावना होना, गर्व का भावना होना, इसी को हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, तो हमारे इंडिया के लोगों के दिल में किस प्रकार से इंडिया को लेकर प्यार बढ़ा, भावना बढ़ा, इज्जत बढ़ा, है ना, किस प्रकार से सब चीज़ हुआ और किस तरीके से हम लोगों ने आखिरकार आज़ादी हासिल किया अंग्रेजों से, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो क्या आपको नेशनलिज्म का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? नेशनलिज्म का सिंपल सा मतलब समझिएगा, द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड टुवर्ड्स द कंट्री। तो अपने देश के प्रति जो अपने दिल में प्रेम का भावना है और जो प्राइड का भावना है, जो गर्व का भावना है, उसी को हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म। तो इसमें हम लोग वही देखेंगे कि भारत के लोगों के दिल में भारत को लेकर किस प्रकार से प्यार बढ़ा और किस प्रकार से एक गर्व का भावना बढ़ा और किस तरीके से हम लोगों ने आज़ादी हासिल किया। ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे। और नेशनलिज्म का मतलब दूसरे शब्दों में आप कहें तो देशभक्ति भी होता है। देशभक्ति, अच्छा भक्ति का मतलब क्या होता है? हम लोग अपने गॉड को जब बहुत ज़्यादा मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसी को भक्ति कहते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, देश को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो उसी को हम लोग देशभक्ति यानी कि नेशनलिज्म कह देते हैं। तो नेशनलिज्म का मतलब देशभक्ति भी होता है। यही हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक पे। चूंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। पहला टॉपिक है आपका इस चैप्टर में द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। इसमें बेसिकली 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है एक एक करके। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, फिर बात करेंगे खिलाफत के बारे में, ये खिलाफत क्या था, बेसिकली खिलाफत एक मूवमेंट था, अब वो क्यों था, किस लिए चलाया गया था, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और तीसरा हम लोग बात करेंगे एक और प्रकार के मूवमेंट जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन। ठीक है, चलिए इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इस टॉपिक के तुरंत बाद यानी कि कुछ पैराग्राफ में कुछ और बातें डिस्कस किए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, लेकिन हम चाहेंगे आपको कि वहां पे पहुंचने से पहले ना आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा सा जानो। हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा चाहेंगे कि आप इसको एक बार जान लीजिए। यदि किसी को नहीं पता है तो उनके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में नहीं समझोगे तब तक उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ा था आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट जो है यहाँ से लेकर
यहाँ तक लगभग जो 6-7 पॉइंट है लगभग, ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके एनसीईआरटी में खास करके इस चैप्टर के अंदर नहीं है, तो ये चीज़ पूछा भी नहीं जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पे जो 6-7 पॉइंट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके टॉपिक के अंदर में नहीं है, तो ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन हम ये आपको चाहेंगे कि आप इसके बारे में जानो, तभी आपको आगे का रास्ता क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, याद रखिएगा इसका टाइम ड्यूरेशन 1914 में शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 1918 में खत्म हो गया था। ठीक है, आगे तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फाउट बिटवीन टू पावर्स। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था आपका वो बेसिकली दो पावर के बीच में लड़ा गया था, कहने का मतलब दो ग्रुप के बीच में लड़ा गया था। अच्छा, क्या कभी लड़ाई एक ही ग्रुप में होता है क्या? मतलब एक ग्रुप का मतलब क्या कभी कोई अकेले लड़ाई कर पाएगा? नहीं, उसके लिए लड़ाई करने के लिए कोई सामने होना चाहिए। तो बेसिकली लड़ाई जो हमारा हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ाई हुआ था वो दो पावर के बीच में हुआ था, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर। तो अलाइड पावर क्या था, सेंट्रल पावर क्या था, कौन कौन इसमें थे, इसके बारे में देखो। याद रखिएगा इस नाम को। अलाइड पावर में हमारे कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, और बाद में इसको ज्वाइन कर लिया था यूएस ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसको ज्वाइन कर लिया था। तो बेसिकली अलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और यूएसए था। ठीक है, ये हमारा अलाइड पावर में था। और सेंट्रल पावर में हमारा कौन था? देखो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। तो ये बेसिकली जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की ये कहाँ पे थे? आपके सेंट्रल पावर में थे। तो इन्हीं दोनों के बीच में, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द वॉर बिगेन इन अगस्त 1914, याद रखेंगे इस डेट को कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ था? 1914 में, लेकिन महीना कौन सा था? अगस्त था। ठीक है, मैनी गवर्नमेंट्स थॉट दैट इट वुड बी ओवर बाय क्रिसमस। तो जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ ना अगस्त में, तो बहुत सारे गवर्नमेंट का मतलब बहुत सारे कंट्री को ऐसा लगा था कि ये वॉर क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। क्रिसमस कब होता है? 25 दिसंबर। तो अगस्त में चालू हुआ तो बहुत सारे देश को लगा कि क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, लेकिन बट इट लास्टेड मोर देन 4 ईयर्स। लेकिन वो तुरंत खत्म नहीं हुआ, क्रिसमस तक खत्म नहीं हो पाया, लगभग 4 साल तक ये चला हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सोचो, कोई ऐसा लड़ाई जो कि 4 दिन नहीं चल रहा, 4 महीने नहीं चल रहा, या फिर 4 सप्ताह नहीं चल रहा, बल्कि 4 साल चल रहा है, तो आप इमेजिन करो किस लेवल पे तबाही मचा होगा, बड़ा भयंकर तबाही मचा होगा। आगे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम लोग पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर भी कहते हैं। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने जितने भी गोले, बारूद, हथियार इस्तेमाल किए थे वो सब के सब कहाँ पे बनते थे? इंडस्ट्री में बनते थे। तो बेसिकली इस वॉर में जो भी सामान इस्तेमाल हुआ था वो इंडस्ट्री का सामान इस्तेमाल हुआ था, गोला, बारूद, टैंक, ये सब। इसीलिए हम लोग इसको पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे, इट सॉ द यूज ऑफ मशीन गन्स। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मशीन गन का इस्तेमाल किया गया, टैंक का इस्तेमाल किया गया, एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें ऑन अ मैसिव स्केल। तो बड़े लेवल पे इन सब चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, क्या आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में अभी 6-7 पॉइंट आपने पढ़ा, लेकिन क्या यहाँ पे कहीं पर जिक्र इंडिया का आया क्या? कहीं पर नहीं आया, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव हम लोगों को इंडिया के ऊपर भी देखने को मिला था। अब वो कैसे था उसके बारे में जानते हैं, और ये सारा पॉइंट जो अब डिस्कस करने वाले हैं ये आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, यहीं से आपका मेन क्लास चालू हो रहा है आज का, क्योंकि ये सारा पॉइंट आपके एनसीईआरटी में है। ये जो हमने बताया आपको, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपको बैकग्राउंड बताया हमने, जो कि आपके एनसीईआरटी में खास करके इस टॉपिक के बीच में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको आप याद रखिएगा, कभी एग्जाम में आ जाए कि बताओ थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी, तो आप ये सब बता सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने देखा अभी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में लड़ा गया। तो फिर इंडिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या प्रभाव पड़ा, जरा इसके बारे में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट इसमें कहा गया है, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। पहला पॉइंट कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भले ही इंडिया में नहीं लड़ा गया, भले ही इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इंडिया के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला, इकोनॉमिक तौर पे, यानी कि आर्थिक पैसों के मामले में भी,
और पॉलिटिकल सिचुएशन का मतलब है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो पूरी तरीके से गड़बड़ा गया था, पूरा उथल पुथल मच गया था राजनीति में भी पूरी तरीके से। अब सवाल है कि सर जब इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मतलब इंडिया ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में लड़ा भी नहीं गया, तो कैसे हमारे यहाँ पे तबाही इतना देखने को मिला? अब जानो उसके बारे में। देखो, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, उस समय पे बड़े ही गंदे तरीके से अंग्रेज इंडिया में रूल कर रहे थे, बहुत गंदे तरीके से। अब चूंकि अब एक जो मतलब बहुत सिंपल है, इसको आप ऐसे समझो लॉजिक के साथ। इंडिया पे रूल किसका? अंग्रेज का। लेकिन अंग्रेज बेसिकली थे कौन? ब्रिटेन वाले लोग थे। मतलब ब्रिटेन वाले लोग आपका ही यहाँ पे अंग्रेज जो बन के आए थे वो ब्रिटेन के लोग थे, यहाँ पे रूल कर रहे थे वो ब्रिटेन के लोग थे। अब ब्रिटेन चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लड़ाई लड़ने के लिए उसको क्या चाहिए? आर्मी तो चाहिए ही चाहिए। अब ब्रिटेन वाला लोग यानी कि जो बेसिकली हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो बेसिकली ब्रिटिश था, उन्होंने क्या किया? इंडिया से नौजवानों को पकड़ पकड़ के आर्मी में भर्ती करना चालू कर दिया। किस चीज के लिए? कि चलो तुम और मेरे लिए तुम क्या करोगे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ोगे। तो देखो, हम लोगों ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन हमारे सैनिकों ने यानी कि हमारे नौजवान लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, क्या उन्होंने अपने मर्जी से किया था? क्या नहीं, जबरदस्ती। अभी आपको आगे एक मिलेगा एक वर्ड मिलेगा, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। खैर आगे देखते हैं क्या है। It led to a huge increase in defense expenditure of British Army, which was financed by increasing taxes, custom duties and income tax. अब देखो, जब भी कोई लड़ाई लड़ा जाता है ना, तो उसमें बहुत बड़े लेवल पे इंसान का नुकसान तो होता ही है, जान तो जाता ही है, लेकिन बड़े लेवल पे पैसे भी लगते हैं। तो अब वैसे बात है भाई, ब्रिटेन क्या लड़ रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था, तो क्या उसको पैसा नहीं चाहिए लड़ने के लिए? बिल्कुल चाहिए। अब जरा सोचो, क्या ब्रिटेन का कब्जा इंडिया के ऊपर है? आपको ना सिचुएशन समझा रहे हैं। ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट भी किया और उसका इंडिया पे रूल भी है, तो बताओ उस लड़ाई में जो भी खर्च होगा, क्या ब्रिटेन वाला अपने पॉकेट से एक भी रुपये लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा। फिर वो पैसा इकट्ठा करेगा कहाँ से? इंडिया से करेगा। अब जितने भी पैसे खर्च हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटेन ने यानी कि अंग्रेजों ने उस पैसे को कैसे हासिल किया? इंडिया के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। आपको पता है उस समय पे हम लोग ना टैक्स जमीन का भी देते थे, जानवर का भी देते थे, नमक का भी देते थे, और जो कपड़े सब पहनते थे हम लोग उसका भी टैक्स देते थे। तो जितना भी खर्चा अंग्रेजों का लड़ाई में हुआ, वो खर्चा सारा उन्होंने किससे ऊपर कर लिया? टैक्स बढ़ाकर। कस्टम ड्यूटी का मतलब समझ में आता है क्या होता है? कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि जब कोई दूसरा बाहर वाला कंट्री का लोग हमारे यहाँ पे कोई सामान बेचने के लिए आता है ना, तो हम उससे दबा के टैक्स मारते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कस्टम ड्यूटी। तो उन्होंने वो भी मारा। अलग अलग कंट्री के लोग जो यहाँ पे सामान बेचने के लिए आते थे, उनसे उन्होंने भारी मात्रा में टैक्स लिया, उनसे ब्रिटिश को फायदा हुआ। और सबसे बड़ी बात, वो लोग इनकम के ऊपर भी टैक्स लेते थे। सोचो, यानी कि जो आदमी का इनकम ज़्यादा रहता था उनके ऊपर भी ये लोग टैक्स लेते थे। और इन सारे टैक्स के पैसों ये लोग सारा टैक्स का पैसा कहाँ से इकट्ठा करते थे? इंडिया से। और उन सारे टैक्स के पैसे को वो लोग लगा देते थे लड़ाई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर prices of essential goods were increased double between 1913 and 1918। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे ना थोड़ा सा आप सिनेरियो पूरा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे जितने भी नौजवान लोग थे, सारे के सारे तो चले गए आर्मी में लड़ाई लड़ने के लिए। कहाँ चले गए? ब्रिटेन चले गए। अब बताओ, क्या खेती करने के लिए यहाँ पे कोई आदमी बचा? कौन बचे? फिर बूढ़े लोग बचे। बूढ़े लोग खेती कर नहीं सकते। महिलाएं बची, उस समय पे महिलाओं को घर से बाहर निकलने का परमिशन नहीं था, तो खेती कैसे करती भाई? तो जो खेती करते वो कौन थे? नौजवान लोग थे। और सारे नौजवान को किस में भर दिया गया? आर्मी में भर दिया गया। तो बताओ, क्या इंडिया के अंदर खेती हो पाएगा? नहीं होगा। जब खेती नहीं होगा तो अनाज का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। और जब भी अनाज का कमी होगा, तो बताओ अनाज का दाम घटेगा या बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि देखो अनाज मार्केट में क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इसमें मनमानी किसका चालू हो जाएगा? दुकानदार का। बोलेगा कि इतने प्राइस में देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो बगल हटो, दूसरा तैयार है लेने के लिए अनाज। तो जब अनाज यहाँ पे कोई उपजाने वाला बचा ही नहीं, तो मार्केट में अनाज का क्या हो गया? शॉर्टेज हो गया। और जब अनाज का शॉर्टेज हुआ तो उसका प्राइस बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि लोगों को दाना खाने तक को नसीब नहीं मिल रहा था। सोचो, तो ये सब जो आपको बता रहे हैं ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट बता रहे हैं इंडिया के ऊपर क्या पड़ा। भले ही इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में,
भले ही हम लोगों ने नहीं लड़ा है, लेकिन उसका असर तो देखने को मिल ही रहा है आपको। ठीक है, आगे। दिस लीड टू एक्सट्रीम हार्डशिप्स फॉर द कॉमन पीपल। तो जो आम आदमी था, कॉमन पीपल मतलब जो आम आदमी थे, जो गरीब लोग थे, उनका कठिनाई बढ़ गया भाई। अनाज को वो खरीद के खा ही नहीं पा रहे क्योंकि प्राइस बहुत बढ़ चुका था। ठीक है, आगे। देयर वेयर फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब होता है नौजवान लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आर्मी में भरना। और कोई भी आदमी ना उस समय पे आर्मी में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उनको पता था कहाँ भेज देगा, ब्रिटेन भेज देगा। कहाँ, किस चीज़ के लिए? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए। और भाई लड़ाई है तो ऑब्वियस सी बात है, जान भी जा सकता है। तो कोई भी इंडिया का आदमी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन अंग्रेज उसको जबरदस्ती पकड़ के आर्मी में भर देते थे। ठीक है, तो गाँवों में फोर्स रिक्रूटमेंट भी चलता था। तो फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब सिंपल सा हो गया, जबरदस्ती आर्मी में भरना। हालांकि इसका मीनिंग भी आप देख लो। अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट का मतलब ब्रिटिश का बात कर रहा है, सिंपल सा, फोर्स पीपल टू ज्वाइन दी आर्मी। तो इसका मतलब होता है फोर्स रिक्रूटमेंट का, कि जब ये क्या करे, लोगों को फोर्स कर दे आर्मी में, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स रिक्रूटमेंट। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये सब चीज़ उस समय पे अंग्रेजों के समय में बड़ा कॉमन था। आगे, इन 1918 एंड 1919 एंड 1920 एंड 1921 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इंडिया का दुर्भाग्य देखो कितना खराब था उस समय पे। इस टाइम पीरियड में इंडिया का जो फसल था ना, पूरी तरीके से फेल हो गया। मतलब कि कहीं पर अनाज तो उपजा ही नहीं, कहीं पर उपजा तो उसमें कीड़े लग गए, मकोड़े लग गए, इस प्रकार का, और बीमारी भी फैलता था आम। देखो कई बार ना फसल में जब कीड़ा लगता है ना, तो लगातार पूरे खत को तबाह कर देता है, पूरे फसल को तबाह कर देता है। तो इंडिया को समय पर दुर्भाग्य था कि एक तो हम लोगों को आर्मी के तौर पे भर्ती किया जा रहा था, सारे नौजवान चले गए, खेती करने के लिए कोई बचा नहीं। और एक अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, एक और समस्या आ गया कि इंडिया के अधिकतर जगहों पर हमारा फसल बर्बाद हो गया बेसिकली। आगे, ड्यू टू दिस देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। तो अब जब क्रॉप ही फेल हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है फूड का क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, कमी हो गया, हम लोगों को कमी देखने को मिल गया। आगे, एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक वाज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। देखो एक और दुर्भाग्यवश क्या हो गया हमारे पास, एक और यहाँ पे जो बहुत बड़ा घटना हमारे साथ घट गया, वो ये था कि एक ना बीमारी था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ये महामारी है, जैसे हम लोग को अभी देखा ना, हम लोगों ने कुछ साल पहले कोरोना, कितना लंबे तरीके से, मतलब लंबे समय तक रहा और कितना जल्दी जल्दी फैल रहा था कोरोना वायरस। उसी प्रकार का इंडिया के अंदर एक और बीमारी फैल रहा था उस समय पे, उसका नाम था इन्फ्लुएंजा। ठीक है, देखो हर तरीके से हम लोग क्या हो रहे थे, कमजोर हो जा रहे थे। पहला बात तो ये कि हम लोगों को टैक्स देना पड़ रहा था भारी मात्रा में। दूसरा ये कि हमारे सारे नौजवान आर्मी में चले गए। तीसरा, खेती करने के लिए कोई बचा नहीं। चौथा, अनाज का प्राइस बहुत बढ़ गया था। यही सब तो कारण था इंडिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। और ये सब क्यों हो रहा था बताओ? एक ही कारण था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो यदि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो क्या हमको टैक्स हमारा टैक्स बढ़ता? नहीं बढ़ता। यदि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो क्या हमारे फसल कभी खराब होते? यानी कि क्या नौजवान कभी यहाँ से जाते? नहीं जाते। अब जब नौजवान नहीं जाते तो आराम से खेती हो पाता हमारा। यदि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो क्या इतने भयंकर लेवल पे प्राइस हमारा बढ़ता अनाज का? नहीं होता। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ों का कारण क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जब भी एग्जाम में आए तो ये कुछ कारण आपको लिखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 अबाउट 12 to 13 मिलियन पीपल वेयर डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमिन एंड द एपिडेमिक। फेमिन का मतलब होता है भुखमरी, और एपिडेमिक का मतलब वही बीमारी जो फैल गया था आपका इन्फ्लुएंजा वाला। तो 1921 में एकदम सर्वे किया गया। 1921 में उस समय पे अंग्रेजों के द्वारा सर्वे किया गया, और उस सर्वे में यह पता चला कि 12 से लेकर 13 मिलियन तक लोग मारे जा चुके हैं जान से, यानी कि भुखमरी से और बीमारी से। इन दोनों के वजह से 12 से 13 मिलियन लोग उस समय पे मारे गए। तो सोचो। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय पे इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 40 करोड़ था। और ये बात कब का हो रहा है? 21 का हो रहा है। तो ऑब्वियस ये बात है उस समय पे तो और कम रहा होगा। सोचो, उतने कम पॉपुलेशन में 12 से 13 करोड़ लोगों का मर जाना, एक तरीके से पूरे इंडिया में मातम का माहौल था। हालांकि पढ़ने में कितना आसान लग रहा है ना, आप जरा इमेजिन करो। 1947 में जब हमको आज़ादी मिला, उस समय पे 40 करोड़ पॉपुलेशन था भारत का। और ये बात कब का हो रहा है? 21 का हो रहा है। मतलब कि उससे भी पहले लगभग 20-25 साल पहले। उस समय तो और पॉपुलेशन कम रहा होगा। और उस समय पे 12 से 13 मिलियन लोगों का मारा जाना, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। और यहाँ पे 12 से 13 मिलियन है, तो समझ रहे कितना हो गया? 1 करोड़
20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख तक लोग उस समय पे मारे गए केवल भुखमरी से और बीमारी से। सोचो, मतलब हर घर में लगभग 1-2 इंसान तो मर ही रहा था। तो जरा बताओ, क्या हर जगह पे मातम का माहौल नहीं था? बिल्कुल, कोई इधर रो रहा है, कोई उधर बिखल रहा है, इस प्रकार का था माहौल उस समय पे, ठीक है। और ये सब का सब एक ही रीजन था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में नहीं लड़ा गया तो इसका ये कारण था, यदि लड़ा जाता तो क्या होता, फिर पूरी तरीके से हम तबाह हो जाते हैं, ठीक है। आगे, पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगा तो हमारा जो कठिनाई है, यानी कि जिस जिस समस्याओं से हम लोगों को आज लड़ना पड़ रहा है, वो सब भी दूर हो जाएगा। लेकिन बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लड़ाई यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म भी हो गया, जितने लोगों को जान से जाना था वो चले भी गए, जितना समस्या का सामना करना था हम लोगों ने किया भी। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दोबारा रूल करने के लिए अंग्रेज हमारे यहाँ पे आ गए। सोचो, तो हम लोगों को क्या लगा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, ये लोग यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे, चले जाएंगे, हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो लोग दोबारा यहाँ पे रूल करना चालू कर दिए। तो ये था हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, तो इस तरीके से हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, याद रखिएगा, आपका मेन टॉपिक जो है वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने सुविधा के अनुसार समझने के लिए छोटा छोटा टॉपिक डिवाइड कर लेंगे। तो अगला जो आपका इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को कोई डाउट रहा है इसमें? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।